नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा था राजस्थान की जनजातियां, और आज बात करने वाले हैं गरासिया जनजाति की। गरासिया जनजाति के लोग कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं, उससे संबंधित जानकारी है। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो अब बात करेंगे गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के अगर आप उन क्षेत्रों की बात करें तो इनका सिरोही में पिंडवाड़ा व आबू रोड क्षेत्र है। कौन सा है? इनके अगर बात करें क्षेत्र की तो इनके क्षेत्र है सिरोही, और सिरोही में विद्यार्थियों दो क्षेत्र है। एक तो है पिंडवाड़ा, कौन सा रहेगा? पिंडवाड़ा रहेगा, और दूसरा रहेगा आबू रोड। आबू रोड इनका क्या रहने वाला है? क्षेत्र रहने वाला है। इसके अलावा उदयपुर में अगर अपन बात करना चाहिए, किसकी बात करना चाहिए? उदयपुर में, तो उदयपुर का एक तो स्थान रहेगा विद्यार्थियों, कौन सा? जाडौल। उदयपुर का एक स्थान तो कौन सा रहेगा? जाडौल। उदयपुर का स्थान जाडौल। और एक रहेगा गोगुंदा। कौन सा रहेगा? गोगुंदा। एक स्थान रहने वाला है गोगुंदा। इसके अलावा पाली के बाली क्षेत्र में, पाली के बाली क्षेत्र में भी निवास करते हैं ये लोग। पाली के बाली क्षेत्र में, पाली के बाली क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अलावा डूंगरपुरी, और इसके अलावा बांसवाड़ा। डूंगरपुर में निवास करते हैं विद्यार्थियों, और ये बांसवाड़ा में भी निवास करते हैं। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। सबसे पहले बात करने वाले हैं विद्यार्थियों गरासिया जनजाति। जनसंख्या यानी जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली सबसे बड़ी जनजाति मीणाती, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया। तो बात करते हैं विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब बात करते हैं गरासिया स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं कौन से वंश से? चौहान वंश से। गरासिया स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं। उत्पत्ति मानते हैं विद्यार्थियों किससे? चौहान वंश से गरासिया अपनी उत्पत्ति मानते। गरासियों के अगर अपन मूल स्थान की बात करें कि इनका मूल जो उत्पत्ति का स्थान है वो गुजरात माना जाता है। इनकी मूल उत्पत्ति का स्थान की बात करें तो विद्यार्थियों वो कौन सा रहेगा? गुजरात रहेगा। कौन सा रहेगा? गुजरात रहेगा। अगर अपन बात करना चाहे राजस्थान में इनका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो राजस्थान में उत्पत्ति स्थान वो रहेगा आबू का बाखरी,
पट्टा क्षेत्र। आबू का भाकर पट्टा क्षेत्र राजस्थान में इनका उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। विद्यार्थियों, अगर अपन बात करना चाहे गरासिया शब्द की उत्पत्ति गरास शब्द से मानी गई है और जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। क्या होता है? भूमि का एक टुकड़ा। तो बात करने वाले हैं गरासिया शब्द की उत्पत्ति। गरासिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विद्यार्थियों गरास शब्द से हुई है, शब्द से। और ग्रास शब्द का जो अर्थ है वो क्या रहेगा? भूमि का एक टुकड़ा। क्या रहेगा? भूमि का एक टुकड़ा। भूमि का एक टुकड़ा। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवाह शब्द से बताई है और जिसका मतलब होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। बात करते हैं विद्यार्थियों, किसकी बात हो रही है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति, गरासिया शब्द की उत्पत्ति हुई है गवाह से शब्द से, शब्द से, जिसका अर्थ होता है नौकर। जिसका अर्थ सर्वेंट कह दो चाहे नौकर कह दो। कोई लोग कहते हैं ना हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यानी सरकार के नौकर हैं। ठीक है। अब नौकर तो नौकर ही होता है, आप जानते हो। आप तो नौकर बनना चाहते नहीं? चाहते हो नौकर बनना? भाई साहब यहाँ कहीं सोचे रहे थे, नौकर बन भाई सोच लिया। नौकर तो कोई बनना चाहता ही नहीं है। नौकरी करने की सोच रहे हो आप? किसकी बात सोच रहे हो? नौकरी की। चलो ठीक है, आगे ध्यान देना। अब ये नॉर्मल सी जानकारी थी कि गरासियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। कर्नल टोड ने गवाह शब्द से बताई है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा याद करे लेना। इसको क्या कर लेना? याद। इस पे मार दो कुंडली। ठीक है। अब बात करेंगे इससे आगे इस जनजाति के, ये मुख्यतः गौर माता की, पार्वती की, शिव और भैरू जी की क्या करते थे? पूजा करते। बच्चों ये किन किन को पूजते हैं? ये पूजते हैं गौर माता, इसके अलावा पार्वती, पार्वती को ही गौर माता कहते हैं ना। इसके अलावा भगवान शिव, और इसके अलावा बात करें भैरू, भैरू जी। इनकी गरासिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। इनकी पूजा करते हैं कौन सी जनजाति के लोग? गरासिया जनजाति के लोग इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब पूजा करते हैं। इसके अलावा गरासिया जनजाति के जो लोग होते हैं ना विद्यार्थियों, वो लोग क्या करते हैं? सफेद जानवर, सफेद जानवर, सफेद
जानवर को पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। सफ़ेद जानवर को ये लोग क्या मानते हैं विद्यार्थियों? पवित्र मानते हैं। गरासिया जनजाति के लोग सफ़ेद जानवर को पवित्र मानते हैं। इसके अलावा इनका आदर्श पक्षी मोर रहेगा। आदर्श पक्षी कौन सा है गरासियों का? आदर्श पक्षी। और आदर्श पक्षी रहेगा विद्यार्थियों कौन सा? मोर रहेगा आदर्श पक्षी। ये कड़कनाथ के मांस को खाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये किसके मांस को खाते हैं? कड़कनाथ मांस प्रिय जनजाति मानी जाती है। इसी कड़कनाथ के मांस की प्रिय जनजाति। और कड़कनाथ होता है एक देसी मुर्गा होता है, उसकी एक नस्ल होती है कड़कनाथ। अब आपने सोचा कि भाई खतरनाक ही खाता हुआ कड़कनाथ। कड़कनाथ का जो मांस होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक। समझ गए मेरी बात? अब इससे ज्यादा अपन को नॉलेज नहीं है कि कड़कनाथ के मांस की और क्या विशेषताएं। ध्यान देना विद्यार्थियों, गरासिया जनजाति के लोग कड़कनाथ के मांस के प्रिय जनजाति मानी जाती है, मानी जाती है। आप तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये कड़कनाथ के मांस को खाते हैं। कौन है? गरासिया जनजाति। अब कड़कनाथ की बात करें तो ये एक मुर्गे की नस्ल है। अपन कह सकते हैं वो भी देसी मुर्गे की नस्ल मानी जाती है कड़कनाथ। क्या मानी जाती है? कड़कनाथ। इसी जनजाति के बारे में विद्यार्थियों और अगर अपन जानकारी प्राप्त करें तो इस जनजाति में मृत्यु के 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार करते हैं। यानी कोई भी सदस्य की गरासिया जनजाति में मृत्यु हो जाती है तो इनका जो शव होता है उसका अंतिम जो संस्कार होता है वो 12वें दिन होता है। अपने जैसे 12वें दिन मोसर होता है ना, तो उसी दिन इनके क्या होता है? शव का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार किया जाता है। कौन सी जनजाति की बात हो रही है? मृत व्यक्ति की जो अस्थियां है वो नक की झील में विसर्जित करते हैं। मृत व्यक्ति की अस्थियां नक की झील में विसर्जित करते हैं। अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि मृत व्यक्ति की जो अस्थियां होती है उनका विसर्जन क्या करते हैं? नक की झील में करते हैं। और गरासियों नक की झील को क्या मानते हैं? कि पवित्र झील मानते हैं। नक की झील आपको पता ही है, ये आबू सिरोही में स्थित है एक झील है।
देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इसका क्या करवाया था, निर्माण, ऐसा माना जाता है। मृत व्यक्ति की अस्थियां नक की झील में विसर्जित करते हैं। और इस जनजाति में जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज को कहा जाता है विद्यार्थियों कांदिया। मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, कांदिया या मेक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अपने मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, मोसर। और इन गरासियों में बात करें मृत्यु भोज को, जैसे आपसे मेणु में मृत्यु भोज पूछ ले तो मेणु में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, मोसरी कहते हैं अपने समान। जबकि गरासियों में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, कांदिया या मेक। मृतक व्यक्ति के स्मारक को, किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, मृतक व्यक्ति के स्मारक। मृतक व्यक्ति का जो भी स्मारक होता है उस स्मारक को कहा जाता है विद्यार्थियों हुरे। मृतक व्यक्ति के स्मारक को क्या कहा जाता है, जनजाति में हुरे के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इनके घरों को क्या कहते हैं। इसी गरासिया जनजाति के जो घर होते हैं, घर को कहते हैं घेर। घर को क्या कहते हैं, घेर कहते हैं। और इनका जो मुखिया होता है विद्यार्थियों, क्या मुखिया, मुखिया को कहते हैं सहलोत। क्या कहते हैं, सहलोत कहते हैं किसको, मुखिया को सहलोत कहते हैं। और इनके जो गांव होते हैं उन गांव को क्या कहा जाता है, गांव को कहा जाता है फालिया। गांव को क्या कहा जाता है, फालिया कहा जाता है। अब बात करते हैं इससे आगे की ओर क्या क्या जानकारी मिलती है इस जनजाति से संबंधित। अगर और इस जनजाति की बात करें तो विद्यार्थियों एक फरता है इसमें, हारी भावरी फरता। कौन सी फरता है इस जनजाति में, हारी भावरी फरता। फरता का नाम है हारी भावरी फरता। हारी भावरी फरता का प्रचलन कई बार तो एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि हारी भावरी फरता का प्रचलन कौन सी जनजाति में है। तो हारी भावरी जो फरता है उसका प्रचलन गरासिया जनजाति में है। और इसमें क्या होता है, गरासिया जनजाति के लोग जो सामूहिक रूप से खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, हारी भावरी के नाम से जाना जाता है। तो हारी भावरी क्या होती है, गरासिया जनजाति के लोग, गरासिया जनजाति के लोग जो सामूहिक रूप में खेती करते हैं, सामूहिक रूप से खेती करते हैं उसे विद्यार्थियों हारी भावरी कहते हैं। हारी का मतलब होता है पुरुष और भावरी का मतलब होता है उपज का हिस्सा, उपज का हिस्सा। हारी का मतलब पुरुष और भावरी का मतलब क्या होता है, उपज का हिस्सा। ठीक है विद्यार्थियों, आप बोलिए हंसने के दिन हंसा करो, सही बात। देखो हारी भावरी फरता की बात हो रही है यहाँ, और उपज का हिस्सा भावरी और हारी का मतलब पुरुष। मान लीजिए विद्यार्थियों फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है कोई क्षेत्र या खेत,
अब इस खेत में क्या करते हैं, ग्रास या जनजाति के 4 लोग मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं। 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, जैसे एक ये व्यक्ति हो गया, एक ये हो गया, और एक ये व्यक्ति, और एक ये। काम करने वाले ये इतने, काम करने वाले इतने व्यक्ति हैं, ठीक है। जबकि इनका बंटवारा कैसा होता है, मान लीजिए ये जो परिवार है उसमें एक सदस्य है, क्या है, एक सदस्य। इस परिवार में मान लीजिए 2 सदस्य हैं, इसमें 3 सदस्य हैं, और इसमें 4 सदस्य। टोटल पुरुष सदस्यों की संख्या की बात कर रहा हूँ। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। टोटल सदस्य कितने हो गए रहे, सदस्य हो गए 10। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, इस परिवार में एक पुरुष सदस्य है तो उसको 10% ही उपज का अनाज मिलने वाला है। जितना उपज होगा इसे 10% मिलेगा, इसे 20%, इसे 30 और इसे 40। क्योंकि इस परिवार में 4 पुरुष हैं, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। जबकि मेहनत ये चारों लोग बराबर मिलकर कर रहे हैं। फिर भी जितने परिवार के लोग होंगे उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या होता था, बंटवारा। ये थी हारी बहावरी फरता। कौन सी प्रथा थी, हारी बहावरी फरता। अब देखो हारी बहावरी प्रथा में, बहावरी प्रथा ग्रास या जनजाति के लोग जो सामूहिक रूप से खेती करते हैं उसे हारी का मतलब पुरुष, और बहावरी का मतलब होता है उपज का हिस्सा। बहावरी का मतलब क्या होता है, उपज का हिस्सा। अब इसमें एक लाइन लिख लो कि प्रत्येक परिवार में जितने पुरुष होते थे, प्रत्येक परिवार में जितने पुरुष होते थे, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक परिवार में जितने पुरुष होते थे उतने ही, जितने पुरुष होते थे उतने ही उपज के हिस्से किए जाते थे, उतने ही उपज के हिस्से किए जाते थे, जितने ही उपज के हिस्से किए जाते थे। अब देखो एक इम्पोर्टेंट मामला आता है इसी ग्रास या जनजाति से संबंधित। कौन सी जनजाति से संबंधित है, ग्रास या जनजाति। ग्रास या जनजाति के ये जो लोग हैं ये अपने जो जीवन साथी चुनते हैं वो गौर माता के मेले में या मनखारा मेले में अपने जीवन साथी का क्या करते हैं विद्यार्थियों, चुनाव करते हैं। और ये गौर माता का मेला या मनखारा मेला ये सिरोही में लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इसमें ये लोग आते हैं और अपना विवाह है कि अगर अपन बात करें तो ये अपना विवाह कौन से मेले में करते हैं, गौर माता के मेले में करते हैं। अब देखो बात करते हैं अपने गरासिया जनजाति, ग्रास या जनजाति के लोग अपने जीवन साथी का चुनाव किसमें करते हैं विद्यार्थियों, गौर माता के मेले ऑब्लिक इसे कहते हैं मनखारा मेला। यानी अपन इंसान को मिनख नहीं कहते, क्या मिनख होता है, तो मनखारा मेला। और इस मेला का जो आयोजित स्थान है, कौन से स्थान पे होता है इस मेले का आयोजन,
तानिया आयोजन होता है सिरोही। कहाँ होता है? सिरोही में इसका आयोजन होता है। और इसका आयोजन कब होता है? तिथि की बात करें तो इसका आयोजन कौन सी तिथि को होता है? वैशाख पूर्णिमा। किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? वैशाख पूर्णिमा की बात हो रही है। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन मनखारा मेला या गौर माता का मेला सिरोही में आयोजित होता है। तिथि है वैशाख पूर्णिमा और इस मेले में गरासिया जनजाति के लोग जाते हैं और अपने जीवन साथी का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अब अगर अपन बात करें कौन सी जनजाति की बात हो रही है? गरासिया। गरासिया जनजाति में सर्वाधिक लव मैरिज होती है। कौन सी जनजाति में होती है? गरासिया जनजाति में सर्वाधिक लव मैरिज होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अंडरलाइन लगाना। कौन सी जनजाति की बात हो रही है? गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन है। गरासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह का क्या है विद्यार्थियों? प्रचलन है। तो सर्वाधिक प्रेम विवाह की बात करें, इसके अंडरलाइन करना। सर्वाधिक प्रेम विवाह की बात करें तो कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति। और गरासिया जनजाति में क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप के परंपरा भी है इसमें। गरासिया जनजाति में लिव इन रिलेशन की परंपरा भी है, यानी शादी से पहले भी लड़का लड़की कह दो चाहे पति पत्नी कह दो, वो एक साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशन की परंपरा भी कौन सी जनजाति में है? गरासिया जनजाति। देखो कैसे इनमें क्या होता है, ये जीवन साथी का चुनाव करने के लिए विद्यार्थियों कहाँ जाते हैं? गौर माता के मेले में जाते हैं। अब गौर माता के मेले में जाते हैं और पूरे दिन अपने अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं कर पाते हैं और देर रात तक जीवन साथी का क्या कर पाते हैं? चुनाव कर पाते हैं। अब देर रात तक जीवन साथी का जिसने चुनाव किया तो उसका इस मेले में विवाह नहीं होता था। उनको दोनों कोई जीवन साथी का चुनाव कर लिया और दोनों क्या हो जाते थे? अपने पति मानकर उसके साथ उसके घर ही चली जाती थी लड़की। और जब तक 1 साल तक वेट करना पड़ता था विवाह का। जैसे गौर माता का मेला या मनखारा मेला भरता था तो 1 साल तक वो पति पत्नी के रूप में साथ रहते थे और 1 साल बाद में उनका क्या होता था? विवाह होता था। मान लीजिए किसी की 1 साल अगली साल भी गौर माता के मेले में आने के लिए समय नहीं मिला या कोई कारण हो गया तो वो फिर 2 साल इस मेले में आकर ही विवाह करते थे, चाहे अपने बच्चों को भी साथ लेकर क्यों नहीं आए। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? विवाह में मान लीजिए 2 साल हो गई और गौर माता के मेले में जाने का समय ही नहीं मिला तो बच्ची तो स्वाभाविक होता है इनमें होना। तो फिर क्या है, ऐसा माना जाता है इस जनजाति में कि दादा की बारात में पोता भी जाता है, ऐसा सिस्टम माना जाता है। मान लीजिए कोई दादा है, उसने शादी नहीं की, शादी तो कहने का मतलब विवाह मान्य होता था गौर माता के मेले में जाने के बाद में मान्य होता था। अब मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति था, ऐसे जीवन साथी चुन लिया, गौर माता के मेले में जाता ही नहीं तो उसके संतानें होगी, उसके संतानें के फिर और संतानें होगी तो पोता हो गया ना। फिर चाहे तो गौर माता के मेले में दादा शादी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर इस मेले का ही क्या करना पड़ता था? वेट करना पड़ता था। मान लीजिए जल्दी किसी ने जीवन साथी का चुनाव कर लिया तो उसका विवाह तो उसी दिन हो जाता था।
परंतु कोई देरी कर ली जीवन साथी चुनने में कि भाई और अच्छा मिले और अच्छा मिले, तो उनके फिर क्या विवाह नहीं हो पाता था। और अगले साल गौर माता के मेले में, यानी विवाह के बिना ही ये जीवन साथी के रूप में एक साथ रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप। समझ पाए मेरी बात? ये सिस्टम था। सर्वाधिक लव मैरिज कौन सी जनजाति में होता है? गरासिया जनजाति में होता है। अब इनमें देखो कई विवाह के प्रकार थे और इनके विवाह के प्रकारों की बात करेंगे विद्यार्थी। गरासिया जनजाति में विवाह के प्रकार, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। गरासिया जनजाति में विवाह के प्रकार, समझ पाए मेरी बात? विवाह के प्रकार, अब कौन कौन से प्रकार है विद्यार्थियों? एक विवाह का प्रकार है जिसका नाम है मोरे बंदियां। कौन सा है? मोरे बंदिया। और मोर बंदिया ये विवाह का क्या माना जाता है? सामान्य प्रकार का विवाह होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ब्रह्म विवाह के समान विवाह माना जाता है। देखो मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है, जबकि मोर बंदिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति। तो कई शानदार जनजाति है टाबरों। मोर बंदिया एक आता है पहरावना विवाह। पहरावना विवाह में क्या होता है? पंडित की अनुपस्थिति में कुछ नाम मात्र के फेरे होते हैं, वो होता है पहरावना विवाह, या फेरा खाना या पहरावना एक ही बात है। फेरा खाना कह दो, फेरा खाना कह दो, चाहे पहरावना कह दो, यानी यूं कह सकते हैं कि पंडित की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरों द्वारा विवाह संपन्न कर लिया जाता है। किसकी उपस्थिति में? अनुपस्थिति में? पंडित की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरों से संपन्न विवाह क्या कहलाता है विद्यार्थियों? खेवण विवाह। एक इनमें विवाह का प्रकार था खेवण, खेवण विवाह। और खेवण विवाह की अगर अपन बात करें तो ये एक प्रकार से नाता विवाह पढ़ा था ना अपन ने, बिलों में पढ़ा था नाता, उसी के अकॉर्डिंग खेवण विवाह होता है। यह एक प्रकार का नाता विवाह था। नाता विवाह में अगर अपन बात करें तो नाता विवाह में यानी अपने पति से संबंध विच्छेद करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लग जाती या उससे अपने जीवन साथी के रूप में चुन लेती है, नाता फरता है, यानी जीवित पति को छोड़कर। खेवण हो गया। ताड़ना, ताड़ना ये एक प्रकार से दापा विवाह माना जाता है। और दापा विवाह की अपन ने किसमें बात की थी? भील जनजाति में। यह एक प्रकार का दापा विवाह माना जाता है। दापा विवाह में क्या होता है? वधु का मूल्य देकर विवाह करना, तो ये एक प्रकार का दापा विवाह माना जाता है। ताड़ना, वधु का मूल्य देकर विवाह करना।
ये विवाह के कौन कौन से हुए? मोरबंदिया हो गया, पहरावना हो गया, खेवण हो गया, ताड़ना हो गया। एक आता है मेलबो। कौन सा विवाह आता है? मेलबो। बहुत शानदार विवाह का प्रकार है, रुपए पैसे नहीं लगते इसमें। मेलबो, मेलबो विवाह है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए लड़की का पिता गरीब है या लड़की के विवाह में खर्चा नहीं करना चाहता है, तो लड़की को जो भी जिसे मंगेतर है, जिसे सगाई वगैरह जो कुछ नॉर्मल करते हैं उसके साथ भेज देता है। हाँ, बिना विवाह करिए ससुराल भेज देता है। और आगे दूल्हा चलता है, फिर दुल्हन है, और फिर पीछे पीछे दुल्हन का पिता वो लड़के के घर छोड़ के आ जाता है। तो विवाह का संपूर्ण खर्च ही क्या है? हाँ, कुल मिलारे से मान लीजिए रे भाई दखो मार और 12 काट दे, एक खर्चो बिल्कुल ही कौन लगे 1% ही, समझ गए? यानी वैवाहिक खर्च से बचने के लिए अपनी लड़की को सीधा ससुराल ही भेज देता है कौन? पिता। ऐसा माना जाता है मेलबो विवाह। कौन सा है? मेलबो विवाह। मेलबो विवाह में क्या होता है? मेलबो विवाह की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है? विवाह है खर्च से बचने के लिए लड़की का पिता विवाह खर्च से बचने के लिए लड़की का पिता लड़की को सीधा ससुराल भेज देता है, सीधा ससुराल भेज देता है, सीधा ससुराल भेज देता है। कौन है? लड़की का पिता। तो इसमें वैवाहिक खर्च नहीं होता है, समझ पाए मेरी बात? ये होता है मेलबो। एक होता है सेवा विवाह। कौन सा होता है? सेवा विवाह। सेवा विवाह। और सेवा विवाह की बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए लड़के को लड़की पसंद आ गई तो लड़का लड़की के घर जाकर लड़की के माता पिता की सेवा करेगा, उनके खेत में काम करेगा। यदि उनके माता पिता उसके काम से, लड़के से नहीं, काम से यदि खुश हो गए और उसका काम पसंद आ गया तो अपनी लड़की का क्या कर देते थे? विवाह। लड़के से खुश होकर नहीं, लड़के का काम किस प्रकार से काम करता है, खेत में सेवा किस प्रकार से करता है, उससे प्रसन्न होकर लड़की का विवाह कर देते थे। एक प्रकार से ये क्या था? घर जंवाई। क्या था रे? घर जंवाई, इसकी बात हो रही। ठीक है विद्यार्थियों, और ये अपनी कंप्लीट हो गई कौन सी है? ग्रास या जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पूरे तथ्य अपन ने पढ़ लिए। और आज इस क्लास में हमें इतना ही पढ़ेंगे।